नमस्कार। मिल्की वे इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं आई.के. त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू करने चल रहे हैं। उसी के अनुरूप आज हमारी प्रश्न श्रृंखला पहली प्रारंभ होने जा रही है और इस प्रश्न श्रृंखला को कराने का जो हमारा उद्देश्य है वो यह है कि विद्यार्थियों को अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ढेर सारे प्रश्न मिल जाएं, उन प्रश्नों का विश्लेषण करके उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उन प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का एक रिवीजन हो जाए, पुनरावलोकन हो जाए। तो ऐसा करने से क्या रहता है कि पूरा पाठ्यक्रम रिवाइज हो जाता है, ढेर सारे नए नए फैक्ट मिल जाते हैं। जो प्रश्न पुराने आए हैं उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। अगर वह प्रश्न फिर से आते हैं तो आप उनको अच्छी तरह से कर लेते हैं और उन पर आधारित बहुत से प्रश्नों को भी हम शामिल कर रहे हैं। उन प्रश्नों की वजह से जो नए नए प्रश्न बनेंगे उन्हें भी आप हल कर लेंगे और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, वैसे प्रश्नों को भी हम इसमें समाहित करेंगे। तो आज हम पहली श्रृंखला में प्लेटो पूर्व यूनानी चिंतन पर 15 क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है। क्या प्रश्न है ये? निम्नलिखित में से कौन सोफिस्ट विचारक है? और विकल्प क्या दिए हैं? सुकरात, बी क्या दिया है? ग्लांकन, सी दिया है उपर्युक्त दोनों और डी दिया है दोनों में से कोई। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि सोफिस्ट विचारक कौन थे और इन्हें सोफिस्ट विचारक क्यों कहा जाता था। तो वास्तव में एक बात यह है कि जो राजनीतिक चिंतन है वह चिंतन प्लेटो के पहले ही यूनान में शुरू हो चुका था। वैसे बारकर ने कहा है ना कि राजनीतिक चिंतन की शुरुआत यूनान से हुई और यूनान में चिंतन, राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कब से होती है? अरस्तु और प्लेटो के पहले से ही हो जाती है। और यह राजनीतिक चिंतन शुरू किसने किया? सोफिस्ट विचारकों ने शुरुआत कर दी इसकी। और सोफिस्ट विचारक वास्तव में थे कौन? वास्तव में ये क्या था कि बहुत बड़े बड़े विद्वान थे जिनको व्याकरण का बहुत ज्ञान था, जो तर्कवादी थे, बुद्धिवादी थे, मानववादी थे और ये क्या करते थे? शिक्षक थे। वास्तव में ये भ्रमणशील शिक्षक थे। ये क्या करते थे? घूम घूम के लोगों को शिक्षा देते थे और शिक्षा के बदले धन लेते थे। तो ऐसे लोगों को सोफिस्ट विचारक कहा जाता है। सोफिस्ट इनका व्यवसाय था, अर्थात ऐसे भ्रमणशील शिक्षक जो कि शिक्षा के बदले धन लेते हैं वे कहलाते थे सोफिस्ट विचारक। सोफिस्ट विचारकों में प्रमुख सोफिस्ट विचारक कौन कौन से थे? प्रोटागोरस, ग्लांकन, सिफालस, पोलीमार्कस और थ्रेसीमेकस। ऐसा नहीं कि यही सोफिस्ट विचारक थे, इनके अतिरिक्त और कोई सोफिस्ट विचारक नहीं था, लेकिन प्रमुख सोफिस्ट विचारक यही थे और हमें इनका ही अध्ययन करना है। इनका अध्ययन क्यों करना है? क्योंकि ग्लांकन, सिफालस, पोलीमार्कस, थ्रेसीमेकस ने न्याय के सिद्धांत दिए थे और प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का जो वर्णन किया है वो इन्हीं के न्याय सिद्धांतों का खंडन करके किया है। तो परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, एलटी की परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो है प्रमुख सोफिस्ट विचार कौन कौन थे? प्रोटागोरस, ग्लांकन, सिफालस, पोलीमार्कस और थ्रेसीमेकस। कुछ लोगों ने सुकरात को भी सोफिस्ट विचारक माना, लेकिन अधिकांश विद्वानों की राय है
कि सुकरात सोफिस्ट विचारक नहीं था, क्योंकि वह वास्तव में जो ज्ञान देता था, जो शिक्षा देता था, उसके बदले वह कोई धन नहीं लेता था, जबकि ये सोफिस्ट विचारक ज्ञान देने के बदले में धन ग्रहण करते थे। अर्थात सोफिस्ट विचारक कौन है? प्रोटागोरस, ग्लांकन, सिफालस, पोलीमार्कस और थ्रेसिमेकस, और इसमें से आपके विकल्प में क्या है? ग्लांकन है। सुकरात सोफिस्ट विचारक नहीं है। और प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सोफिस्ट विचारक है? वह है ग्लांकन। अर्थात इसका सही आंसर क्या है? बी। इसके बाद में हम फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला प्रश्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है इसमें? किसने कहा है कि राजनीतिक चिंतन की शुरुआत यूनानियों ने की? और विकल्प क्या है? ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी है मैक्सी और डी है बार्कर। देखिए, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 की जब व्याख्या की थी तो हमने एक बात बताई थी कि वास्तव में राजनीतिक चिंतन की शुरुआत यूनान से हुई, लेकिन इस बात को स्पष्ट रूप से किसने कहा है? बार्कर ने कहा है। बार्कर ने कहा है कि वास्तव में राजनीतिक चिंतन की शुरुआत यूनानियों ने की है और यूनान से ही राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हुई है। तो यह तथ्यात्मक प्रश्न है, यह स्टेटमेंट बार्कर का है। अब इसके बाद में फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सुकरात को सोफिस्ट विचारक नहीं माना जाता, क्योंकि वह, क्या कारण लिखा है क्यों नहीं माना जाता है? क्या क्या कारण लिखा है? पहला कारण क्या लिखा है? शिक्षा देने के बदले धन नहीं लेता था, क्योंकि वह शिक्षा देने के बदले धन नहीं लेता था। विकल्प बी क्या है? वह प्लेटो का गुरु था। विकल्प सी, उसे एथेंस में मृत्युदंड दिया गया था। और विकल्प डी क्या है? उपर्युक्त सभी सत्य हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। यह विकल्प डी में है। तो हम पहले देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। एक बात है, सच्चाई है कि उसे एथेंस में मृत्युदंड दिया गया था, और वास्तव में क्या था कि उस पर जब मुकदमा चलाया गया था तो 501 न्यायाधीशों की जूरी बैठी थी और उसमें से 281 न्यायाधीशों ने उसे मृत्युदंड दिया था। तो यह स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा बी स्टेटमेंट क्या है? वह प्लेटो का गुरु था। यह भी सच है, वह प्लेटो का गुरु था, लेकिन प्लेटो का गुरु था और उसे मृत्युदंड दे दिया गया था, इस कारण सोफिस्ट विचारक नहीं माना जाता था। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की व्याख्या देते हुए हमने बताया था कि सोफिस्ट विचारक कौन थे? जो भ्रमणशील शिक्षक थे और वह शिक्षा देने के बदले धन लेते थे। और सुकरात क्या करता था? यह भी भ्रमण करता रहता था। वस्तुतः जो सुकरात था वो, उसका जीवन शैली पूरी की ऋषि मुनियों के समान थी और वह जगह जगह घूमता रहता था, लोगों को इकट्ठा करता था और उन्हें ज्ञान देता रहता था, लेकिन उस ज्ञान के बदले वह कोई धन नहीं लेता था। और सोफिस्ट विचारक वे थे जो भ्रमणशील शिक्षक तो थे, लेकिन शिक्षा देने के बदले धन लेते थे, और यह शिक्षा देने के बदले धन नहीं लेता था। इसीलिए इसे सोफिस्ट विचारक नहीं माना जाता। इसका आंसर सही क्या होगा? सोफिस्ट विचारक क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वह शिक्षा देने के बदले धन नहीं लेता था। बाकी सोफिस्ट विचारक न माने जाने के ये दोनों कारण सच नहीं है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 4। क्या लिखा है प्रश्न में? न्याय का समझौतावादी सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न क्या है? न्याय का समझौतावादी सिद्धांत किसने दिया? और विकल्प क्या है? एक विकल्प पहला है हॉब्स ने, विकल्प बी है लॉक ने, विकल्प बी है सी है उपर्युक्त दोनों ने, और विकल्प डी है ग्लांकर। तो देखें, सामान्य रूप से विद्यार्थी को एक बात दिमाग में रहती है, समझौतावादी सिद्धांत। अब समझौतावादी सिद्धांत किसका है? न्याय का समझौतावादी सिद्धांत है या राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत है? अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बिल्कुल, तो कभी कभी वह इसमें गलती कर जाता है। तो वास्तव में क्या था? राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत किसने दिया है? हॉब्स ने दिया है, लॉक ने दिया है और रूसो ने दिया है। लेकिन न्याय की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत ग्लांकन ने दिया। ग्लांकन क्या कहता है
कि न्याय की उत्पत्ति कैसे हुई। उसने बताया कि न्याय की उत्पत्ति कैसे होती है। वो कहता है समाज में शक्तिशाली वर्ग होता है, शक्तिशाली वर्ग होता है और कमजोर वर्ग होता है, कमजोर वर्ग होता है। और यह कमजोर वर्ग जो है वह इस शक्तिशाली वर्ग से भयभीत रहता है। यह शक्तिशाली वर्ग से भयभीत रहता है, भय रहता है। इस कारण यह कमजोर वर्ग क्या करता है, आपस में समझौता कर लेता है। इसमें जो कमजोर लोग होते हैं ये आपस में समझौता करके एक समूह बना लेते हैं, समझौता कर लेते हैं और जिससे शक्तिशाली का सामना कर सके। और समझौते के द्वारा जब समझौता कुछ होता है तो कुछ ना कुछ नियम बनते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं, वो नियम बन जाते हैं। इन्हीं नियमों का पालन करना, इन्हीं नियमों का पालन करना, इन्हीं नियमों का पालन करना वास्तव में क्या रहता है, ये जो नियम बन गए इन्हीं नियमों का पालन करना न्याय कहलाता है। वह कह रहा है कि जो ये नियम बने इनका पालन करना ही न्याय है और इनका पालन न करना, इनकी अवहेलना करना अन्याय। ग्लांकन ने क्या कहा, ग्लांकन ने कहा कि शक्तिशाली से भय के कारण कमजोर लोगों ने समझौता किया और कमजोर लोग जब समझौता करे तो फिर उसमें कुछ नियम बनते हैं जिससे कि उस नियमों पर चल के इस समझौते को आगे बढ़ाया जा सके। और वो कहता है इन्हीं नियमों का पालन करना वास्तव में न्याय है और इन्हीं नियमों की अवहेलना करना अन्याय है। तो उसने कहा कि वास्तव में ये न्याय कहां से उत्पन्न हुआ, इसका स्रोत क्या है, इस न्याय का स्रोत क्या है। ये जो न्याय है इसका स्रोत वास्तव में क्या है, यही भय है। क्योंकि भय है इसी कारण समझौता हुआ, इसी कारण नियम बने, इसी कारण उनका पालन किया गया और वही न्याय है। तो अगर भय नहीं होता शक्तिशाली से तो फिर न्याय उत्पन्न ही नहीं होता। अर्थात न्याय का स्रोत भय है और न्याय की उत्पत्ति का इसका सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाया, समझौतावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का खंडन किया था प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय का सिद्धांत देते हुए। तो प्रश्न आपका क्या है, न्याय का समझौतावादी सिद्धांत किसने दिया है, यह दिया है ग्लांकन ने। यह हॉब्स और लॉक ने नहीं दिया है। हॉब्स और लॉक ने राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत दिया है और न्याय की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत ग्लांकन ने दिया, जो कि एक सोफिस्ट विचारक था। अब इसके बाद में हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञान ही सद्गुण है, उपर्युक्त कथन किसका है। प्रश्न क्या है, ज्ञान ही सद्गुण है, उपर्युक्त कथन किसका है। विकल्प क्या दिया है, ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विकल्प सी सुकरात और विकल्प डी उपर्युक्त में से किसी ने नहीं कहा है। यह विकल्प डी है। तो हम देख लेते हैं, यह कथन वास्तव में सुकरात का है। ज्ञान ही सद्गुण है, यह कथन सुकरात का है। दरअसल सुकरात क्या है, सुकरात का जो जीवन था वह पूरा ऋषियों की तरह था, वह आत्मज्ञानी था। वास्तव में वो क्या कहता था, सुकरात कहता था कि जो वास्तविक तत्व है वह क्या है, आत्म तत्व है। और वो कहता था कि आत्मा दिव्य लोक में वास करती है और जब वह इस स्थूल जगत में आती है तो शरीर से आच्छादित हो जाती है, ढक जाती है। वह कहता है कि आत्मा जो है, आत्मा दिव्य लोक में वास करती है। सुकरात ऐसा कहता है, आत्मा दिव्य लोक में वास करती है, लेकिन स्थूल जगत में जब आती है तो वह शरीर से आत्मा ढक ली जाती है, शरीर से ढक ली जाती है। यहाँ पर आ गई और आत्मा इस शरीर से आच्छादित हो गई। और ये जो शरीर है इसका ज्ञान जो है वो इंद्रियों पर आधारित है। वो कहता है यह ज्ञान इंद्रियों पर आधारित है और इंद्रियानुभूति से जो ज्ञान मिलता है वह वास्तव में आत्मा दिव्य लोक से जिस ज्ञान का स्मरण करती है उसको मंद कर देती है। वो कहता है कि जो दिव्य लोक में आत्मा वास कर रही है, जब वो स्थूल जगत में आई तो स्थूल जगत में शरीर से ढक ली गई और शरीर से आच्छादित होने के बाद में उससे उस दिव्य लोक के स्मरण आते तो हैं, लेकिन वह स्मरण बहुत मंद रहते हैं, क्योंकि जिस शरीर से वह आच्छादित है, ढकी है, वह शरीर इंद्रियों से अनुभूति प्राप्त करता है। और इसीलिए उसने कहा कि अगर
हम इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम अशरीर बन सकते हैं, अर्थात हमें दिव्य लोक से जो स्मरण आत्मा को प्राप्त होंगे उसकी अनुभूति कर सकते हैं। और वो कहता है कि वास्तविक ज्ञान वही ज्ञान है, आत्म ज्ञान या आत्म तत्व ही वास्तविक ज्ञान है। और उसने कहा कि यही ज्ञान ही सद्गुण है, अर्थात आत्मा जिस ज्ञान को ग्रहण करे वही वास्तविक ज्ञान है और वही सद्गुण है। दूसरा बात उसने क्या कही थी कि ज्ञान ही धर्म है, अज्ञान ही पाप है। यहां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, किसने कहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है? यह कथन किसका है? सुकरात का है। सुकरात क्या कहता है कि ज्ञान ही सद्गुण है जो कि आत्मा दिव्य लोक से प्राप्त करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा है न्याय का स्रोत भय है? किसने कहा है न्याय का स्रोत भय है? और विकल्प क्या है? विकल्प ए है ग्लांकन, विकल्प बी है थ्रेसिमेकस, विकल्प सी है सुकरात और विकल्प डी है सिफालस। क्वेश्चन नंबर 4 की व्याख्या हमने जब की उसमें हमने क्या बताया था कि ग्लांकन ने न्याय का समझौतावादी सिद्धांत दिया है और उसने क्या कहा कि कमजोर वर्ग शक्तिशाली वर्ग से भयभीत होकर आपस में समझौता करता है और जब वह समझौता करता है तो कुछ नियमों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं नियमों का पालन करना ही न्याय है और उनकी अवहेलना करना अन्याय है। तो कहता है कि वास्तव में कमजोर लोगों के भय के कारण ही समझौता हुआ और उसी से न्याय उत्पन्न हुआ, अर्थात न्याय का स्रोत भय है। यह स्टेटमेंट है ग्लांकन का। क्वेश्चन नंबर 4 की व्याख्या करते हुए हमने आपको बताया कि न्याय का स्रोत भय है, यह ग्लांकन ने कहा है, क्योंकि भय के कारण ही समझौता हुआ और वहीं से न्याय की उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न पर हमें विचार करना है। क्या है अगला प्रश्न? उग्रवादी न्याय सिद्धांत के पिता निम्नलिखित में से कौन है? उग्रवादी न्याय सिद्धांत के पिता निम्नलिखित में से कौन है? विकल्प क्या है? ए है थ्रेसिमेकस, बी है सिफालस, सी है पोलीमार्कस और डी है उपयुक्त सभी। तो हम पहले देख ले कि वास्तव में ये तीनों कौन है? सोफिस्ट विचारक हैं। प्लेटो से पहले इन्होंने न्याय सिद्धांतों को दिया है। तो हम इनके न्याय सिद्धांतों पर एक संक्षिप्त प्रकाश डाल लें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस सिद्धांत के जनक कौन हैं। वास्तव में प्लेटो के पहले यूनान में जो न्याय सिद्धांत थे वे कौन कौन से थे? न्याय का समझौतावादी सिद्धांत, न्याय का समझौतावादी सिद्धांत यह दिया था ग्लांकन ने, ये दिया था ग्लांकन ने, इसे हमने आपको बता दिया है। उसके बाद में न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, यह सिद्धांत वास्तव में दिया था सिफालस ने। सिफालस ने इस सिद्धांत को दिया था। सिफालस को न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का पिता कहा जाता है, उसका जनक कहा जाता है। लेकिन सिफालस के पुत्र, इसका पुत्र जो था पोलीमार्कस, पोलीमार्कस ने इसके परंपरावादी न्याय सिद्धांत में कुछ संशोधन किया था। इस तरह से परंपरावादी न्याय सिद्धांत से सिफालस और पोलीमार्कस दोनों जुड़े हुए। सिफालस ने परंपरावादी न्याय सिद्धांत दिया, पोलीमार्कस ने उसमें संशोधन कुछ किया, लेकिन वह भी परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत थी। और न्याय का उग्रवादी सिद्धांत दिया था थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस क्या कहता था? थ्रेसिमेकस कहता था कि वास्तव में न्याय सबल लोगों का, शक्तिशाली लोगों का हित साधन है। वो कहता था कि शक्तिशाली लोग जो होते हैं, सक्षम लोग जो होते हैं, उनके हित में जो कुछ होता है वही न्याय होता है। और वो कहता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली केवल शासक होता है, इसलिए शासक वही नियम बनाता है, वही कानून बनाता है जो अपने उसके हित में हो, और उन्हीं के हितों की पूर्ति ही वास्तव में न्याय कहलाती है।
तो इस तरह से उसने उग्रवादी सिद्धांत जो दिया उसमें उसने क्या कहा, न्याय वास्तव में सबल का हित है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, उग्रवादी न्याय सिद्धांत के पिता कौन है, थ्रेसीमेकस हैं। सिफालस और पोलीमार्कस ये दोनों न्याय के परंपरावादी सिद्धांत से संबंधित हैं और न्याय के समझौतावादी सिद्धांत से कौन संबंधित है, ग्लांकन संबंधित है। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न क्या है, सुकरात ने राजनीति विज्ञान को माना है और विकल्प क्या है, ए कला, बी सैद्धांतिक विज्ञान, सी व्यवहारिक विज्ञान, डी उत्पादक विज्ञान। वस्तुतः राजनीति को विज्ञान सुकरात ने माना ही नहीं। सुकरात ने उसको एक कला माना था और राजनीतिज्ञ को एक कलाकार माना था। और राजनीति को पहली बार नीति शास्त्र से अलग किया था अरस्तु ने। उसके पहले राजनीति का अध्ययन, राजनीति शास्त्र का अध्ययन एथिक्स के अंतर्गत, नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था और अरस्तु ने इसे नीति शास्त्र से अलग किया और उसने विज्ञानों का वर्गीकरण 3 भागों में किया था। अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण 3 भागों में किया था। एक भाग था सैद्धांतिक विज्ञान, दूसरा भाग था व्यवहारिक विज्ञान, और तीसरा था उत्पादक विज्ञान। सैद्धांतिक विज्ञान के अंतर्गत उसने बीज गणित, अंक गणित आदि को रखा था, बीज गणित, अंक गणित आदि को रखा था। और व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत उसने राजनीति विज्ञान को रखा था, राजनीति विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत रखा था। उत्पादक विज्ञान के अंतर्गत उसने वास्तुकला, चित्रकला, इन सबको रखा था। चित्रकला, वास्तुकला, इन सबको उसने उत्पादक विज्ञान के अंतर रखा था। और अरस्तु कहता था कि राजनीति विज्ञान कभी सैद्धांतिक विज्ञान नहीं बन सकता क्योंकि यह समाज के लोगों से जुड़ा है। इस तरह से विज्ञानों का ये वर्गीकरण अरस्तु का है और सुकरात ने राजनीति को वास्तव में एक कला माना और राजनीतिज्ञ को एक कलाकार माना। अब इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न क्या है, सुकरात की मृत्यु कब हुई थी? और विकल्प क्या है, विकल्प ए है 469 ईसा पूर्व, विकल्प बी है 427 ईसा पूर्व, विकल्प सी है 399 ईसा पूर्व और विकल्प डी है 347 ईसा पूर्व। ये सारी जो तिथियां दी हैं वे वास्तव में क्या है, सुकरात और प्लेटो के जन्म और मृत्यु की तिथियां हैं वास्तव में। और इसमें से हमें क्या ढूंढना है, सुकरात की मृत्यु कब हुई थी। तो विकल्प ए में क्या लिखा है, 469 ईसा पूर्व। वास्तव में सुकरात के जन्म की समय है ये, उसका जन्म 469 या 470 ईसा पूर्व माना जाता है। 469 ईसा पूर्व या 470 ईसा पूर्व, अर्थात यह सुकरात के जन्म का समय है, सुकरात का जन्म। और 427 ईसा पूर्व ये क्या है, प्लेटो का जन्म। प्लेटो का जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व में, या कहीं कहीं यह माना जाता है 428 ईसा पूर्व में। तो यह प्लेटो के जन्म की तिथि है 427 ईसा पूर्व। 399 ईसा पूर्व इस समय सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था, अर्थात सुकरात की मृत्यु हुई थी 399 ईसा पूर्व में, इसे मृत्युदंड दे दिया गया था और जहर का प्याला इसे पीना पड़ा था, जहर का प्याला पीने से इसकी मृत्यु हुई थी। और 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हुई थी, प्लेटो की मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई थी। इस तरह से जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, सुकरात की मृत्यु कब हुई थी, 399 ईसा पूर्व में, 70 वर्ष की आयु में सुकरात की मृत्यु हुई थी 399 ईसा पूर्व में। अब इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। इसमें क्या कहा गया है, प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत
निम्नलिखित में से किसके या किनके, अर्थात एक या एक से अधिक, किसके या किनके न्याय सिद्धांत या सिद्धांतों का खंडन करते हुए दिया है। अर्थात प्रश्न का अर्थ क्या है कि प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया है, किसके न्याय सिद्धांत का खंडन करते हुए दिया है या किनके न्याय सिद्धांतों का खंडन करते हुए दिया है। विकल्प क्या है? ग्लांकन, विकल्प बी है सिफालस, विकल्प सी है पोलीमार्कस और विकल्प डी है उपर्युक्त सभी के। तो वास्तव में क्या है कि प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया था। आगे के प्रश्नों में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे ही, और इसी कारण रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस कहा जाता है। उसने न्याय सिद्धांत का बहुत विस्तार से वर्णन किया, लेकिन उसने अपने न्याय सिद्धांत को जो दिया वो अपने से पहले के सोफिस्ट विचारकों के न्याय सिद्धांतों का खंडन करके दिया। और वो कौन कौन से सोफिस्ट विचारक और उनके न्याय सिद्धांत कौन कौन से थे जिनका उसने खंडन किया है? यह थे ग्लांकन। ग्लांकन का न्याय सिद्धांत कौन सा था? न्याय का समझौतावादी सिद्धांत, जहां वह कहता है न्याय का स्रोत भय है और न्याय वास्तव में भय का शिशु है। दूसरा सिद्धांत कौन सा था? ये सिद्धांत दो लोगों का था, न्याय का परंपरावादी सिद्धांत पिता पुत्र थे, सिफालस और पोलीमार्कस। पोलीमार्कस, इनका न्याय सिद्धांत दोनों का क्या कहलाता है? न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, परंपरावादी न्याय सिद्धांत। सिफालस क्या कहता था? कहता था हमेशा सत्य बोलना ही न्याय है और समय पर अपना ऋण चुका देना ही न्याय है। ये कहता था सिफालस, सदा सत्य बोलना और समय पर अपना ऋण चुका देना यही न्याय है। पोलीमार्कस कहता था नहीं, ऐसा ये न्याय नहीं है। वो कहता है कि न्याय वास्तव में एक कला है, यह न्याय को एक कला मानता है। कहता है न्याय एक कला है। कैसी कला है? जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करने की कला है। ये कहता है कि अगर मित्र है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार और शत्रु है तो उसके साथ बुरा व्यवहार करने की कला ही न्याय है। इसीलिए पोलीमार्कस का स्टेटमेंट है, बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, मित्र के साथ भलाई और शत्रु के साथ बुराई ही न्याय है। तो ये दोनों का न्याय सिद्धांत कैसा है? यह न्याय का परंपरावादी सिद्धांत है, अर्थात परंपरावादी न्याय सिद्धांत है। और तीसरा क्या था? न्याय का उग्रवादी सिद्धांत था, थ्रेसीमेकस का था। ये क्या सिद्धांत था? थ्रेसीमेकस, थ्रेसीमेकस का उग्रवादी न्याय सिद्धांत। क्या कहता है थ्रेसीमेकस? कहता है सबल का हित ही न्याय है, जो सक्षम है उसकी जो इच्छा है, जो उसका हित है वही न्याय है, क्योंकि वो अपने हितों के अनुरूप ही लोगों से अपनी बात मनवा लेता है, तो वही न्याय। तो प्लेटो ने जब अपना न्याय सिद्धांत दिया तो ग्लांकन, सिफालस, पोलीमार्कस और थ्रेसीमेकस इन चारों के न्याय सिद्धांतों का खंडन करते हुए दिया। आपको विकल्प में क्या क्या है? विकल्प में है कि किनके न्याय सिद्धांतों का खंडन करते हुए दिया प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत, यह पूछा गया है आपसे। और विकल्प क्या है? ग्लांकन, सिफालस, पोलीमार्कस। और डी विकल्प क्या है? उपर्युक्त तीनों। ये वास्तव में चौथा विकल्प डी विकल्प है। ये क्या है? उपर्युक्त सभी के न्याय सिद्धांतों का खंडन करते हुए उसने अपना न्याय सिद्धांत दिया। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। क्या है इसमें? किसने कहा है अपने को जानूं? इस प्रश्न में क्या है? किसने कहा है अपने को जानूं? और विकल्प क्या है? प्रोटागोरस, बी है थ्रेसीमेकस, सी है सुकरात, डी है उपर्युक्त सभी में। वास्तव में क्या है? सुकरात क्या कहता था कि हम वास्तव में क्या हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम अशरीरी आत्मा हैं। और वो कहता था कि खुद को जानने का अर्थ है अपने आत्म तत्व को जानना। तो यह स्टेटमेंट अपने को जानो, यह स्टेटमेंट है सुकरात का। अर्थात इसका सही आंसर क्या है? विकल्प सी, सुकरात। अब इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 पर। अब प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचारक ने उन सभी आरोपों को सच माना जो सुकरात पर लगाए गए थे? तो वास्तव में क्या था? सुकरात को मृत्युदंड जो दिया गया था तो उस पर क्या आरोप लगाए गए थे इसको हम जान लें। उस पर 3 गंभीर आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप लगाया गया
कि उसने नगर के देवताओं का अपमान किया। दूसरा आरोप लगाया गया कि उसने युवकों की नैतिकता भ्रष्ट कर दी, उनको बरगलाया। तीसरा आरोप लगाया गया था कि उसने लोकतंत्र विरोधी विचारों का प्रचार किया। ये 3 आरोप उस पर लगाए गए थे और इन आरोपों के लिए उस पर एक अभियोग चलाया गया और उस अभियोग में उसको मृत्युदंड दे दिया गया। आगे चलकर बारकर ने लिखा, बारकर ने क्या लिखा कि उस पर जो ये आरोप लगाए गए थे वे वास्तव में सच थे। बारकर ने कहा ये आरोप सच थे क्योंकि यह प्रमाणित कैसे होता है कि जब सुकरात की डेथ हो गई उसके बाद वहां युवकों ने कुछ विद्रोह किए, कुछ क्रांतियां जैसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें कुलीन तंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया। तो बारकर ने कहा कि इसका अर्थ है कि उस पर जो ये आरोप लगाया गया था कि उसने लोकतंत्र विरोधी विचारों का प्रचार किया, यह सच था। इस बात को बारकर ने सच माना है। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने उन सभी आरोपों को सच माना जो सुकरात पर लगाए गए थे? बारकर ने सच माना था। इस प्रश्न का आंसर क्या है? बारकर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब प्रश्न नंबर 13 क्या है ये प्रश्न? सुकरात पर चलाए गए अभियोग का वर्णन उसके शिष्य प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में किया है? विकल्प क्या है? एपोलॉजी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज। तो वास्तव में प्लेटो सुकरात के साथ 8 वर्ष तक रहा था और जब सुकरात पर अभियोग चलाया गया और उसको मृत्युदंड दे दिया गया तो प्लेटो को बहुत दुख हुआ था। आगे चलकर उसने जब अपना ग्रंथ एपोलॉजी लिखा तो एपोलॉजी में उसने उस अभियोग का वर्णन किया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? एपोलॉजी। एपोलॉजी में प्लेटो ने सुकरात पर चलाए गए अभियोग का वर्णन किया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? न्याय का परंपरावादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सोफिस्ट विचारक से संबंधित है? और विकल्प में क्या दिया है? सिफालस, पोलीमार्कस, उपर्युक्त दोनों से, और डी है दोनों में से किसी से नहीं। वास्तव में न्याय का जो परंपरावादी सिद्धांत था, परंपरावादी न्याय सिद्धांत या न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, ये सिद्धांत उस समय जो यूनान में परंपराएं प्रचलित थी उन पर आधारित था और इस सिद्धांत का जनक है सिफालस। सिफालस ने इस सिद्धांत को दिया था। यह यद्यपि यूनान की तत्कालीन परंपराओं पर आधारित था लेकिन यह सिद्धांत दिया था सिफालस ने। सिफालस ने क्या कहा था कि सदा सत्य बोलना ही न्याय है और समय पर अपना ऋण चुका देना न्याय है। लेकिन इसका पुत्र जो था पोलीमार्कस, पोलीमार्कस ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। वह भी न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का ही समर्थक है लेकिन सिफालस के सिद्धांत में कुछ परिवर्तन करता है। वो क्या कहता है कि न्याय समय पर अपना ऋण चुका देना और हमेशा सत्य बोलना ही न्याय नहीं है, बल्कि न्याय एक कला है। कैसी कला है? जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करने की कला। मित्र के साथ अच्छा व्यवहार और शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करने की कला। इसका प्रसिद्ध कथन क्या है? मित्र के साथ भलाई और शत्रु के साथ बुराई करना ही न्याय है। तो वास्तव में न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का जनक सिफालस है, लेकिन न्याय के परंपरावादी सिद्धांत से सिफालस और उसका पुत्र पोलीमार्कस, ये दोनों के दोनों इससे संबंधित हैं। और विकल्प में क्या है? सिफालस, पोलीमार्कस, और सी क्या है? उपर्युक्त दोनों। अर्थात न्याय के परंपरावादी सिद्धांत से दोनों सोफिस्ट विचारक संबंधित हैं, सिफालस और पोलीमार्कस। और अब इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। अब आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 क्या है? मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई ही न्याय है, यह कथन किसका है? विकल्प है थ्रेसिमेकस, सिफालस, पोलीमार्कस, और डी विकल्प क्या है? इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 की व्याख्या करते हुए हमने क्या बताया कि न्याय का परंपरावादी सिद्धांत सिफालस ने दिया। सिफालस उसके जनक हैं, लेकिन सिफालस के सिद्धांत में संशोधन किसने किया? पोलीमार्कस ने। पोलीमार्कस क्या कहता है कि न्याय वास्तव में
एक कला है। वह कहता है कि न्याय एक कला है। और कैसी कला है? जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करने की कला है। मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार और शत्रुओं के साथ बुरा व्यवहार करने की कला ही न्याय है। वह कहता है कि मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई करना ही न्याय है। ये कथन किसका है? पोलीमार्कस का है। और विकल्प में क्या है? सी, पोलीमार्कस। यह कथन पोलीमार्कस का है। इसके साथ मित्रों आज की प्रश्न श्रृंखला के हमारे यह 15 प्रश्न थे और ये 15 प्रश्नों की एक श्रृंखला हम लेकर आएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये राजनीति विज्ञान और भूगोल, ये दोनों विषयों के लिए जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने भूगोल और राजनीति विज्ञान के लिए प्रश्न श्रृंखला प्रारंभ की है। और इस प्रश्न श्रृंखला को हम सप्ताह में एकांतर क्रम में 3 दिन भूगोल और 3 दिन राजनीति विज्ञान के लिए जारी करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि ये वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हों, ये प्रश्न अच्छे लगे हों, तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें, अपने कमेंट अवश्य करें। और मेरी एक सलाह यह है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि इसके माध्यम से हमने इन प्रश्नों का जो विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण के द्वारा आपकी इन प्रश्नों और इनसे संबंधित तथ्यों पर समझ विकसित होगी, जिसका लाभ आपको परीक्षा में नए प्रश्न भी जो बन जाएंगे, इन प्रश्नों में तो लाभ मिलेगा ही, जो नए प्रश्न भी बनेंगे, तो अगर आपकी समझ विकसित हो गई है तो आप नए नए बनने वाले प्रश्नों का भी उत्तर बहुत आसानी से दे सकेंगे। तो इसके साथ ही आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियो में 15 प्रश्न लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।